नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पिछले काफ़ी वक्त से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, ये यूँ कहें कि लगभग संपूर्ण विपक्ष जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगा रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि इन एजेंसियों के जरिए चुनाव के परिणाम बदले जाते हैं, दलों में नेता जोड़े और तोड़े जाते हैं, सरकारें बदली जाती हैं। और ये दल जो ये बात कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी बिसात इन्हीं दो एजेंसियों के जरिए बिछाती है और काफ़ी 8-9 साल से यही काम वो कर रही जब से वो सरकार में है। कर्नाटक में भी चुनाव के दरमियान और चुनाव से ठीक पहले सीबीआई और ईडी की छापेमारी को भी विपक्षी दलों ने इसी परिप्रेक्ष्य में लिया। लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन का। स्टालिन ने भी इसको लेकर तीखे आरोप लगाए हैं। दरअसल स्टालिन के मंत्री बालाजी को ईडी ने उठा लिया था और उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद संपूर्ण विपक्ष ने, चाहे शरद पवार हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे राहुल गांधी हों, कांग्रेस पार्टी हो, संपूर्ण विपक्ष ने इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि ये विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को पटना में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें उम्मीद है कि विपक्षी दलों के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 18 दल शामिल होंगे और यहाँ से 2024 की रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की है वो एक तरीके से नई रफ्तार या नया रूप रंग ले लेगी। और इस एकता को लेकर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की खेमे में चिंता जरूर है। अगर इतने सारे दल जिनकी 10 राज्यों में सरकार है अगर ये एक साथ हो गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अभी तक सीबीआई को लेकर 9 दलों ने, या ये 9 दलों की सरकार जहां 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनको एक तरीके से सीबीआई को अपने राज्य में जांच के लिए जो सहमति उन्होंने दे रखी थी उस सहमति को वापस ले लिया। अब स्टालिन ने भी अपने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो की सामान्य सहमति को भी वापस ले लिया। इससे अब तमिलनाडु में भी सीबीआई सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तमिलनाडु ये निर्णय लेने वाला देश का 10वां राज्य बन गया है। सामान्य सहमति वापस लेने का मतलब यह है कि अब सीबीआई को राज्य में किसी मामले में जांच करने के लिए तमिलनाडु की सरकार और मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तमिलनाडु सरकार चाहे तो सीबीआई की जांच की मांग को खारिज भी कर सकती है। मांग क्या, राज्य सरकारें ही एक तरीके से सिफारिश करती हैं, लेकिन अगर कहीं किसी के आदेश पर भी ये जांच ऊपर से आती है तो उसे खारिज भी कर सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अब सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्टालिन सरकार के इस फैसले के एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंत्री जो हैं सेंथिल बालाजी उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में जांच की तभी कर सकती है जब उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला राज्य का है तो राज्य सरकार इसमें जांच की अनुमति देती है, उसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद से अब इन 10 राज्यों में अनुमति नहीं है, जिसके कारण अब वो सीबीआई इन राज्यों में सीधे जांच नहीं कर सकती। अब एक अलग तरीके का ये पेच फंस गया और आज मसला क्या है, हम वास्तव में मंथन में जो मसला उठाने वाले हैं कि वास्तव में ये स्थितियां, ये परिस्थितियां कैसे बनी। उन 10 राज्यों में पंजाब है, बंगाल है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, इस तरीके बहुत सारी, और महाराष्ट्र भी था, लेकिन अभी वहाँ बीजेपी के
जो बीजेपी शामिल है सरकार में, इसलिए उस सहमति को जो पहले वापस लिया गया था महाविकास आघाड़ी ने, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। लेकिन हम आज मंथन में ये बात करने वाले हैं कि ये परिस्थितियां क्यों बनी, संघ जो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य की परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी कि 10-10 राज्यों को ये सहमति वापस लेनी पड़ रही हो। इसका मतलब विपक्ष जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सीबीआई या ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, एक अजब तरीके की स्थिति पैदा हो गई है। अब इससे खींचतान बढ़ेगी, राज्य और केंद्र के रिश्ते खराब होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीबीआई जैसी विश्वसनीय एजेंसी को ये कहा हो कि भाई जो सहमति प्रदान की गई थी पूर्व में उसको वापस लेके अब सीबीआई कोई जांच करेगी तो वहां की सरकार से अनुमति लेगी। इस पर आज हमारा मंथन केंद्रित होगा। दरअसल ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। अब जो विरोधी दल हैं उनको लगता है कि सीबीआई और ईडी के प्रयोग से जो उनकी एकता है या उन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल मुखर हैं उनके लोगों को जेल में डालने और उनको तोड़ने की कोशिश इन्हीं एजेंसियों के जरिए की जाती है। यही वजह है कि 10 राज्यों की सरकारों ने एक तरीके से सीबीआई की नो एंट्री कर दी है। और आपको वो याद होगा कि बंगाल में तो सीबीआई के लोगों को बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया था, जेल में डाल दिया था। उसके बाद बहुत बवंडर मचा था, तत्कालीन डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया और अंततः वो डीजीपी इस्तीफा देकर अब ममता को सलाह दे रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध, और ये यूं ही नहीं है, इसको विपक्षी दल चुनाव से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए चुनाव की तो 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें, आज भी उनकी बैठक चल रही है और बैठकों का दौर एक के बाद एक शुरू है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी और उसके इर्द गिर्द के दल क्या भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहे हैं? क्या उन्होंने एक तरीके से घेराबंदी कर दी है, चाहे वो सीबीआई की नो एंट्री को लेकर हो, चाहे अन्य तरीके से राजनीतिक घेराबंदी हो? क्या ऐसा हुआ है क्या? और यही वजह से क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, क्या वो चिंतित है 2024 को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को अमेरिका पहुंच जाएंगे और वहां योग दिवस पे वो यूएन में हिस्सा लेंगे। पूरी उनके वहां की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई। 25 जून 1975 की याद उन्होंने दिलाई और उसकी विभीषिका और पॉलिटिकल लोगों के टार्चर के बारे में उन्होंने बात की। मोदी ने अकारण ही इमरजेंसी की बात नहीं की। इसके कई राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो जून का महीना है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल गतिविधियों से बिल्कुल भरा पड़ा है। और वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो चाहे संघ हो, सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जो 272 सीटों का आंकड़ा है, अगर वो कहीं नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, तो अब 36 दलों वाला अटल जी का एनडीए तो है नहीं। तो स्थिति बेहद मुश्किल और काफ़ी दिक्कत तलब होने वाली है। और अटल जी के जो 36 दलों के एनडीए में 12 ऐसे दल थे जिनकी एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, लेकिन अटल जी उनको बांधे हुए थे। वास्तव में जो 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी को वो चिंता सता रही है कि क्या 272 वाला आंकड़ा छुएंगे। और कर्नाटक से चुनाव से पहले जो 100 सीटों की मुराद मांग रही कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 100 सीटों की मुराद मांग रही थी कि उसे 100 सीटें मिल जाए, 100 सीटें उनकी टारगेट हैं। अब वो 200 सीटों पर कुलाचे मारने लगी है, 200 सीटों के आसपास अपने आप को ये मान रही है। उसके अनुसार वो रणनीति बैठा रही है, गुणागणित बैठा रही है। अब इसमें सीधे अगर देखा जाए तो पिछले बार 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ था, जिसमें 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। इसी तरीके से
अगर टोटल सीटें 262 देखें तो यहाँ 103 विपक्ष और 143 बीजेपी जीता था, विपक्ष में कांग्रेस भी है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, बीजेपी, विपक्षी दल सभी लड़े हैं, उसमें भी कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। तो परिस्थितियां इस तरीके से हो रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो 190 सीटें हैं वो उनके इर्द गिर्द वो अपना ताना बाना बुन रही है, और 190 में अगर आधी भी सीटें, 80 से 100 सीटें भी कांग्रेस पार्टी इनमें झटकने में कामयाब हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी यही सब चीज़ें असेसमेंट कर रही है, इसी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन आप देखेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी ही केंद्र बिंदु में होगी। कांग्रेस के अत्याचार इमरजेंसी के दौरान और तमाम वो चीज़ें, कांग्रेस की विफलता, नेहरू की विफलता, बहुत सारे आपको सिर्फ पूरा जो कैंपेन बीजेपी का है वो किस तरीके से कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखने वाला है। 200 सीटों का टारगेट, और विपक्ष भी टोटल अगर देखता है तो विपक्ष भी एक 100-125 सीटों का आसपास का खेल है। वो ये चाहता है, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जो दल हैं वो चाहते हैं कि कम से कम 100-125 सीटों का खेल उनके हाथ में रहे, जिससे सरकार उनके मन की बने। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक के सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में क्या ये जो विपक्षी एकता है, क्या इससे मोदी सरकार को दिक्कत हो रही है, या आने वाली जो दिन है भारतीय जनता पार्टी को उसको इससे दिक्कत हो रही है? वास्तव में ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको ये है कि जो कांग्रेस के इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है, अगर कांग्रेस ऐसी स्थिति में आई सरकार के करीब, तो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश होगी कि जो कांग्रेस के इर्द गिर्द विपक्षी दल हैं उनको उससे दूर किया जाए। अगर ये दूर नहीं किया तो कांग्रेस को सत्ता के पास पहुंचने में काफ़ी आसानी भी हो सकती है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। शह और मात का खेल लगातार चल रहा है। 25 जून को पूरे देश में जो इमरजेंसी का काला दिन था, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये बात बताएगी कि कांग्रेस ने कितने काले कारनामे किए थे। हालांकि 47 साल इसको हो गए हैं, तो करीब करीब संख्या भी 100 करोड़ बढ़ गई है और तमाम पीढ़ियां बड़ी हो गई हैं। लेकिन ये बात युवाओं को इनको याद दिलाने की ज़रूरत है। ये इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कर रही। इससे पहले 21 जून को पूरे योग दिवस पे सारे सांसदों और नेताओं को कहा गया कि पूरे देश में वो कार्यक्रम करें, उसके जो फोटो हैं उनको अपलोड करें नमो ऐप पर, और इस तरीके से बहुत सारे वो काम करें। ये भी कहा गया कि धीरे धीरे जो मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल है उसको आप लगातार बताएं। ये 29 जून से महाजनसंपर्क अभियान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बाकायदे ये बात बताई गई है कि जो पत्रकार आपकी बात नहीं करते हैं उनको ही बुलाइए, जो आपके विपक्ष में खड़े होते हैं उनको ही बुलाइए, जो न्यूट्रल हैं उनको ही बुलाइए और उनका फीडबैक लीजिए। वो फीडबैक चाहिए नेतृत्व को। तो इस तरीके की जबरदस्त तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। एक तरीके से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यूट्यूबर्स को उनको बुलाकर बातचीत की थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं से राज्यवार ये कह रही है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको भी बुलाइए, आमंत्रित करिए, उनसे भी बात करिए, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर देखा जाए तो 3 ही परिस्थितियां वास्तव में इस देश में बन रही हैं, और ये पूरी जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं वो एक तरीके से विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सिस्टम, एक तरीके से एक परसेप्शन बनाना चाहता है, वो भ्रष्टाचार को लेकर ये एक बहुत बड़ा अडानी को लेकर वो निशाना साध रहे हैं। इसी तरीके से और एनडीए की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एनडीए के जो पुराने साथी हैं उसके पास आए और 272 का आंकड़ा वो छुए, या अगर थोड़ा पीछे भी रह जाता है तो ऐसे दलों से बातचीत करके रखे ताकि वो जरूरत पर काम आ सके। और कम से कम कांग्रेस के साथ तो गोलबंद बिल्कुल ना हो। कांग्रेस की कोशिश 200 के आसपास है, कर्नाटक को जीतने की कोशिश, जीतने के बाद उसके इरादे अलग हैं, उसकी उम्मीदें अलग कुलाचे मार रही हैं। और विपक्ष है जो कांग्रेस और बीजेपी से अलग जो विपक्षी दल हैं, हालांकि वो कोई कांग्रेस के साथ कोई उसके साथ है, उनको भी ये लग रहा है, बीजेपी से अलग जो कांग्रेस के साथ विपक्षी दल भी नजर आ रहे हैं,
उनमें भी 100 सीटों का मादा है जीतने का, ऐसा विपक्षी दल मान रहे हैं। तो वो एक अपनी उनकी खिचड़ी पक रही है। वो चाह रहे हैं कि कम से कम 100 सीटें हम जीत कर सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखें या अपनी मुट्ठी में रखें। ये राजनीतिक परिस्थिति है और इसी राजनीतिक परिस्थिति 2024 की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर, इसी स्थिति को लेकर ताने बाने बुने जा रहे हैं। चाहे स्टालिन का सीबीआई को दी गई सहमति को वापस लेना हो या 10 राज्यों के लोगों ने सीबीआई की सहमति वापस ले ली, ये मुद्दे जुड़े हैं। चूंकि एजेंसियों को लेकर बहुत चर्चा हुई है, लगातार की एजेंसियों का दुरुपयोग सरकारें बनाने, गिराने और राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने क्यों इमरजेंसी की बात कही मन की बात में और क्या कहा, वो जरा सुन लीजिए। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। यह प्रधानमंत्री देशवासियों से कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो अपराध किए हैं 1975 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने, उनका अवलोकन करें। वो युवा पीढ़ी का भी आह्वान करें कि उनको पढ़ें। और ये प्रधानमंत्री का काउंटर अटैक है राहुल गांधी के उस नैरेटिव के खिलाफ जो वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई तब तो घोषित इमरजेंसी थी कानून के हिसाब से, अब तो उससे ज़्यादा बदतर स्थिति, ये भी कहा जा रहा है। खैर, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारा ऐसा मानना है। मेहमानों का हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अरुणेश जी आपका। प्रवीण अत्रे साहब वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत अरुणेश, बहुत आभार प्रवीण जी आपका, बहुत धन्यवाद। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई रहे हैं श्री एमएल शर्मा साहब। शर्मा साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और के न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत आभार आपका। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बख्श साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं भदौरिया जी से ही मंथन की शुरुआत करूंगा। भदौरिया जी, ये लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीबीआई जैसी टेस्टेड और ट्रस्टेड संस्था, मैं इसको सीबीआई से शुरू कर रहा हूं। हालांकि भूमिका में मैंने पूरी राजनीति 2024 के लोकसभा की जो भूमिका है उसको अपने दर्शकों के सामने रखा है, और कोई न कोई घटनाक्रम उसके पीछे भूमिका जरूर होती है, ऐसा निश्चित तौर पर होता है। आपने भी तमाम राजनीतिक बवंडर देखे हैं और देश को बहुत लंबे समय से एक बतौर पत्रकार आप देख रहे हैं। एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी सीबीआई को जो सहमति प्रदान की जाती है राज्यों की ओर से कि आप आके जांच कर सकते हैं, वो भी वापस ले लिए। इससे पहले 9 राज्य, उनमें पंजाब भी है, उसमें दिल्ली भी है, इस तरह के जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्होंने ये सहमति वापस ले रखी है कि आप
पहले आएंगे, राज्य सरकार से अनुमति लेंगे, तब जांच करेंगे। एक इतनी टेस्टेड और जो ट्रस्टेड एजेंसी के लिए क्या आपको याद पड़ता है कि भारत के इतिहास में क्या इस तरह कभी हुआ है कि राजनीतिक दृष्टिकोण को रखते हुए राज्य सरकारों ने क्या इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी की जो सहमति है वो वापस ली हो? मेरा पहला सवाल ये है। और इसके पीछे का जरा गुणा गणित भी हमारे दर्शकों को समझाइए भदौरिया जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। देखिए, ये पहले भी होता आया है। पहले भी कुछ लोगों ने, अपने राज्य सरकारों ने सीबीआई को इजाजत नहीं दी थी। इसकी वजह ये भी थी कि सीबीआई पर देखिए एक टिप्पणी बड़ी जग जाहिर हुई थी, एक केज्ड पैरेट की, पिंजड़े में बंद तोते की वो हुई थी। और वो चीज अभी तक, वो जो दाग है, वो जो धब्बा है, वो अभी तक सीबीआई से हटा नहीं है। दूसरी एक और वजह जो राज्यों ने उठाई है, एक तो ये है कि सीबीआई का जो गठन हुआ है दिल्ली पुलिस का जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत हुआ है, तो इसलिए भी। और फिर सीबीआई की जो कार्यप्रणाली रही है, इसका एक बड़ी एक वजह है। अभी जो आपने जो सूची गिना रहे हैं, जिसमें हाल फिलहाल जो तमिलनाडु को शामिल हुए हैं, इससे पहले देखिए कि इसमें जो अगर नहीं जो इजाजत दी गई थी, सीबीआई का जो इजाजत वापस ले ली गई थी, इसमें मिजोरम और मेघालय भी है। याद करिए जी। इनमें कब वापस ली गई थी? पंजाब, तेलंगाना, पंजाब है, तेलंगाना है, मेघालय भी है, सही करें आप, पश्चिम बंगाल है। उन दोनों में फर्क है। ये जो मेघालय और मिजोरम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर भाजपा की सरकार है। जी, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब वहां पर ये वापस ली गई थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तमिलनाडु में ली गई थी, वो गैर भाजपा सरकार है। पश्चिम बंगाल में वापस ली, गैर भाजपा सरकार है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली, ये सब गैर भाजपाई सरकारें थी। तो वहां से तो एक आपका राजनीति जिस तरीके से करवटें लेती हैं, जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो वो तो उसका एक आप असर आप मान सकते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार में अगर ये वापस ले ली जाती है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज। दूसरी बात, आपका कहना है कि ऐसा क्यों होता है। अब आप देखिए, मैं एक लालू प्रसाद यादव जी की मैं बात करना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव का जो चल रहा था जमीन के बदले नौकरी, 2004 से लेकर 2009 के बीच का मामला है, तब की आप जांच कर रहे हैं। इस सरकार को, मौजूदा सरकार को 9 साल हो चुके। क्या किया, कब किया, क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्या सीबीआई में स्टाफ की कमी, या सीबीआई में उनकी जो प्रोफेशनल, जो पेशेवराना जो जांच की क्षमता है, क्या वो कमी है उसमें? हमको ये सब भी सोचना पड़ेगा। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे सीबीआई का लेके मई 2022 में, लालू जी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपने विपक्ष की राजनीति बोला है, और विपक्ष की राजनीति ही अगले 2 दिन में पटना में घूमने वाली है, तो इसलिए मैं पटना पे ही चलता हूँ, मैं बिहार पे ही चलता हूँ, ज्यादा वो मेरे ख्याल से पाठकों के लिए भी जुड़ाव अच्छा रहेगा। मई 2022 में पहली बार सीबीआई का छापा डलता है। फिर उसके बाद आप क्या सो जाते, क्या करते हैं भाई? उसके बाद दूसरा छापा कब डालते हैं? 24 अगस्त को डालते हैं। भाई क्या करेगी सीबीआई, कैसी छानबीन करती है? और मामला कब का है? 2004 से लेकर 2009 तक का। तो अब क्यों नहीं ये निष्कर्ष निकाला जाए कि ये सीबीआई किसी राजनीतिक आका के इशारे पे काम करती है? तो जो टिप्पणी है पिंजड़े में बंद तोते वाली, वो क्या गलत है? अब आप देखिए, एक सीबीआई का एक आपको एक मशहूर किस्सा आपको याद होगा, अब तो मैं उसको किस्सा कहूंगा, मैं ये जो इसकी घटनाक्रम, मतलब अगर राजनीतिक शब्दावली में तो वो एक घटनाक्रम, कि एक आलोक कुमार जी का आपको याद आता हो, किस तरीके से वहां पर अस्थाना जी ने वहां पर कब्जा लिया था। ये क्या है, ये क्या है? ये देश है। अब किस तरीके से काम करते हैं, एक को हटाने के लिए या एक को उसको स्थापित करने के लिए इस तरीके से रात में कार्रवाई कर रहे हैं, ये क्या है? तो सवाल है कि हमको ये समझना पड़ेगा। तो ये विपक्ष के आरोप भी जो लगा रही है, वो निराधार नहीं। मेरा मानना है कि सीबीआई का जो भी है कन्विक्शन रेट, उसका सीबीआई का भी एक सामने आना चाहिए कि वो क्यों नहीं मुकाम तक पहुंच पाती। ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हर चीज आप सीबीआई के हवाले डाल देते हैं, ये भी बात नहीं समझ में आती है। भाई क्यों डाल रहे हैं? अभी जैसे एक बार ट्रेन की दुर्घटना हुई जी, दुर्घटना हुई, अब सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई में टेक्निकल चीजों के लिए कहां बनी है सीबीआई जांच करने के लिए? पर टेक्निकल चीजों की जांच करने के लिए क्या आईआईटी देश में खत्म हो गए हैं क्या? क्या आईआईटी का कोई नहीं जांच कर सकता? वो भी सीबीआई जांच करेगी, वो भी मतलब फेल्योर का।
मतलब ये कोई करप्शन है, कोई और मामला है, कोई पेपर्स का है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कहीं हो कोई हो, ईडी सीबीआई बात समझ में आती है, लेकिन कैसे सीबीआई कैसे जांच करेगी भी किसी तकनीकी मामले की, ये बात नहीं समझ में आती है। तो जाहिर सी बात है, सीबीआई का छापा नया नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिस है, ये प्रेशर टैक्टिस सबको मालूम है, और इसीलिए एक एक करके सब वो ले रहे हैं। तो ये सिलसिला चालू हुआ था मिजोरम 2015, पश्चिम बंगाल 2018, छत्तीसगढ़ 2019, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, झारखंड 2020, मेघालय, और अब आपका 2023 में आ गया तमिलनाडु। सूची तो बहुत लंबी है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक से हो गई है। जी। लेकिन अब आपका जो मूल प्रश्न है, आपका वो जो विपक्ष वाला है, वो आप सेकंड राउंड में लेंगे या अभी उससे नहीं, मिलकर बाद बात में करें? आलोक जी, मैं एक बार सोच रहा हूँ कि शर्मा जी को मैं ले लूँ। बिल्कुल। पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई एमएल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आलोक जी ने दो बड़े प्रश्न उठाए। एक तो बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय उठा दिया कि भाई रेल दुर्घटना की जांच भी सीबीआई। पहले हम लोग जब सिटी लेवल पर रिपोर्टिंग किया करते थे तो अगर किसी मामले को उस पर पर्दा डालना है तो जांच एसआईएस या किसी ऐसी एजेंसी को दे दी जाए, विशेष जांच प्रकोष्ठ को, कि 3 साल तक चला करती थी वो, और मामला निपट गया। उसी तरीके से सीबीआई को आलोक जी सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं, क्या सीबीआई रेल दुर्घटनाओं के लिए एक सक्षम एजेंसी है या उसको दिया जाना चाहिए या उसका समय बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी बात, ये लगातार चाहे राजनीतिक दृष्टि से, चाहे राजनीति विपक्ष कर रहा हो, चाहे जो लोग कर रहे हो, लेकिन सीबीआई जैसी प्राइम एजेंसी, इतनी जिसमें देश के लोगों की आस्था है, देश के लोग अगर किसी कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता है तो वो सीबीआई की जांच की मांग करते हैं कि भैया सीबीआई से करा दो। इतनी आस्था है इस देश के लोगों की सीबीआई पर, अभी भी है। इतना सारा बवंडर और इतने सारे आरोप, इतने डेंट लगने के बाद अभी भी लोग कहते हैं सीबीआई जांच करा दो भाई, और मुझे न्याय मिल जाएगा इसके। तो ये लगातार जो राज्य वापस ले रहे हैं अपनी सहमति, और सीबीआई की वर्किंग, वो तमाम जो जांचें करती है उसके निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचती? शर्मा जी। आपकी बात भी मैंने बड़े ध्यान से सुनी है और आलोक कुमार जी की बात भी बड़े ध्यान से सुनी है। विषय दो हैं मूलतः। एक तो सीबीआई के मिसयूज का है, और दूसरा आपने उठाया रेल जांच क्यों दी। मिसयूज के बारे में दो विचार हो सकते हैं। मैं 15 साल पहले रिटायर हुआ, 20 साल मैंने सीबीआई काम किया, एसपी, डीआईजी, जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, फिर मैंने रिज़ाइन किया, फिर मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना। मैं किसी की तरफदारी तब भी नहीं कही जब मैं सेवा में था, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी है। जी। जहाँ तक रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई को देने का सवाल है, मैं आलोक कुमार जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। उसका मैं कारण बताता हूँ जी। देखिए, अगर जो ये दुर्घटना है तो आईआईटी की बात करी, एक्सपर्ट्स की बात करी, ये महसूस करना चाहिए कि अगर ये दुर्घटना है तो कोई ना कोई इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार है। उसके विरुद्ध 304A जैसे एक्सीडेंट होता है ना, जी ऐसे जी मुकदमा जी। दर्ज होगा, उसके खिलाफ चार्जशीट लगेगी। तो ना आईआईटी का इंजीनियर उसको चार्जशीट लगा सकता है, और ना ही रेलवे का जो चीफ कमिश्नर है, सिक्योरिटी को देखता है, ना ही वो चार्जशीट लगा सकता है। चार्जशीट लगाने के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए। वो स्थानीय पुलिस भी हो सकती है। हाँ, और मेरा CBI यही हो यही सकती कहना है है। कि स्थानीय पुलिस भी हो सकती है। ठीक बात। तो ये है। दूसरा बिंदु ये है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये दुर्घटना है या किसी ने सिस्टम से छेड़खानी करी है। अगर छेड़खानी करी है तो फिर वो 304A आईपीसी बढ़कर 302 भी हो सकती है, 304A भी हो सकती है। तो वो भी सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है, पुलिस ही कर सकती है। कोई आईआईटी एक्सपर्ट नहीं कर सकता, कोई रेलवे एक्सपर्ट नहीं कर सकता। ये कानूनी बात ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है या आईआईटी वाला कोई इंक्वायरी करता है, आजकल आईआईटी को लोग भगवान मानने लग गए हैं, तो वो लोकल यानी रेलवे के ऑफिसर से तो पूछताछ कर लेंगे, रेलवे वाले उनको बुला लेंगे, लेकिन किसी भी प्राइवेट आदमी को वो बुलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो क्षमता सिर्फ पुलिस या सीबीआई के पास है।
इसलिए मेरी दृष्टि से रेलवे मिनिस्टर ने जो ये डिसीजन लिया है बहुत बुद्धिमानी का डिसीजन है। और इसमें कोई पॉलिटिक्स देखना, किसको पॉलिटिक्स कर, मतलब इतने आदमी मर गए, हमारे हिंदुस्तान इतने जख्मी हो गए, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो सकती है। तो इसलिए मैं आलोक कुमार जी की बात से सादर सहित बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक बात ये हुई। दूसरी बात, मिसयूज ऑफ सीबीआई, तो ये सवाल आपने मुझे पूछा नहीं है और ये थोड़ा जटिल सवाल है, इसलिए मैं इसको पहले राउंड में उत्तर देना उचित नहीं समझता। नहीं, मैंने पूछा है आपसे, मैंने पूछा, ये तो आलोक जी के सवाल को सब्सिडी कर दिया। कल मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद फिर आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि मेरा विषय ही आज यही है कि भाई अगर तमिलनाडु ने भी सहमति वापस ले ली, एक एक करके 10 राज्यों ने अगर सहमति वापस ले ली, तो फिर एजेंसी पे सवाल उठ रहे हैं ना। फिर उसकी विश्वसनीयता, जो वेद पुराण जैसी पवित्रता जो एजेंसी रखती हो अपनी जांच में, और 10 राज्य कहें कि ना हम अनुमति देंगे, तब आओगे आप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा साहब के पास चलेंगे, क्योंकि मेरा मूल प्रश्न रेल दुर्घटना वाले प्रश्न में विलीन हो गया। शर्मा जी, जो ये तमिलनाडु ने सहमति वापस ली, इससे पहले अभी हम लोगों ने एक लंबी फहरिस्त जो अभी स्क्रीन पर चल रही है वो दिखाई कि 10 राज्य सहमति वापस ले चुके हैं। तो एक तो इसके मायने समझाइए कि भाई दिल्ली का जो 1947 का पुलिस एक्ट था उसके तहत ये सहमति अनुमति, जरा इसको हमारे दर्शकों को समझाइए कि भाई अगर ये सहमति वापस ले चुके हैं तो उसके बाद भी सीबीआई क्या बेबस हो जाती है, क्या उन राज्यों में जाके कार्रवाई नहीं कर सकती? और दूसरा मेरा इससे जुड़ा सवाल है कि जो आरोप लगता है, जब ये लोग सरकार में रहते हैं, जो आज विपक्ष में हैं, तो ये आरोप लगाते हैं, और जो सरकार वाले हैं विपक्ष में चले जाते हैं तो वो कभी तोता कहते हैं, कभी मैना कहते हैं, अपने अपने हिसाब से एक एजेंसी को डिफेम शुरू से लोग करते आए हैं। शर्मा जी, इसमें पहले मैं कानूनी पहलू पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी। जो DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बना, वो 1946 में बना जी, और भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस कानून को वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया गया। उसमें सेक्शन 6 है, बहुत छोटा एक्ट है, इसमें सिर्फ 1.5 पेज का है, 7-8 सेक्शन है। तो सेक्शन 6 में ये है कि सेक्शन 6 आने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर सीबीआई का पूरा जुरिस्डिक्शन है। सीबीआई किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विरुद्ध जांच कर सकती है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही माना गया है कानूनी दृष्टि से। यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें भी सीबीआई का स्वतः ही जुरिस्डिक्शन है, उसमें किसी स्वीकृति की, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक राज्य हैं, क्योंकि हमारे संविधान में पुलिस और कानून व्यवस्था वो राज्य लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो वो स्टेट पुलिस का काम है। तो इसलिए उसमें प्रावधान से सेक्शन 6 में ये डाला गया है कि अगर कोई राज्य तफ्तीश कराना चाहता है किसी क्राइम की, मर्डर है, रेप है या कुछ है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई से ये कह सकती है कि आप इसकी तफ्तीश करिए। स्वतः सीबीआई किसी स्टेट में जो क्राइम हुआ है, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे रेप का हो, चाहे मर्डर, तफ्तीश नहीं कर सकती है। तो ये हमारी कानूनी व्यवस्था है। लेकिन अब इस कानूनी व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसको महसूस करना, इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सबसे पहला जजमेंट दिया कि हम हाई कोर्ट अपने रिट जुरिस्डिक्शन में इस सेक्शन 6 को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए भी हम जो है ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो अपराध किसी भी राज्य में हुआ हो। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो इसलिए इसका कोई महत्व नहीं बचा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ केसेस सीबीआई को दिए जा रहे हैं। एक बात तो ये ध्यान रखने की है। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ, पीड़ा सबके मन में है, और आलोक जी ने कुछ पीड़ा बताई कि 2004 में मुकदमा हुआ। बात तो सही कह रहे हैं, कानूनी दृष्टि में उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है 1000 साल बाद भी उसकी तफ्तीश हो सकती है,
नाजीज जो है, जर्मन नाजीज के खिलाफ अभी भी तफ्तीश हो रही है, उनको अभी भी सजा मिली। कानूनी दृष्टि से उसमें कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन मॉरल दृष्टि से उसमें जो भी है मैं पूर्णतः उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आरोप लगते हैं विपक्ष द्वारा कि हमें ये कर दिया वो कर दिया, उसमें सवाल ये है कि क्या जिनके खिलाफ छापे पड़े या जिनकी गिरफ्तारी हुई, तमिलनाडु में अभी एक गिरफ्तारी हुई, नाम लेना उचित नहीं है, क्या वो लोग ईमानदार थे, क्या वो इनोसेंट थे, निर्दोष थे? पहला टेस्ट तो ये है, इस दृष्टि से उसको देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक राज्य गया, दूसरा 10 राज्य गए, ये राज्य अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसमें कोई गहरी थिंकिंग नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स है। उसका कारण ये है कि जब भी किसी राज्य में कोई विपदा आएगी, कोई बड़ा रेप का केस हो जाएगा, कोई मर्डर का केस हो जाएगा, कोई किसी राजनेता का असैसिनेशन हो जाएगा, तो लोकल पुलिस में क्षमता तो है लेकिन लोगों में वो विश्वास नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में आई उसने पुलिस को कुचल दिया। तो इसलिए सीबीआई में अभी भी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो इतने दूर बैठे हैं, जहाँ घटना हुई है उसको उतना प्रभावित शर्मा जी, इसी क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल उठ रहा है कि अब तो विपक्ष कहने लगा पुलिस से बदतर हो गई। दिक्कत यही है, आप लोगों ने जिस सीबीआई में काम किया वो निश्चित तौर पर अद्भुत सीबीआई थी यही, लेकिन आज ये कहा जा रहा है ना कि भाई वास्तव में जिन राज्यों ने वो वापस लिया ये क्यों ले रहे हैं बार बार? ठीक है, राजनीति में मान सकता हूँ, इसमें राजनीति हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली उठती है। आपने कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि भाई सेंथिल साहब जो तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया ईडी ने। वो कोई बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी नहीं है, कोई माला नहीं जप रहे हैं, ठीक बात, उनके पास पहले भी केसेस थे। लेकिन आज तक सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति, क्या सारे लोग वहाँ ईमानदारों की फौज है, उनकी जाँच क्यों नहीं सीबीआई करती? ये सवाल नहीं उठाएगा विपक्ष क्या? इसका जवाब जो है पार्टी वाले देंगे। नहीं, मैं एक अधिकारी के रूप में देखता हूं कि केवल क्या आप लोगों के मतलब यही रहता है कि केवल विपक्ष के ही नेताओं को करा जाए क्या? सीबीआई ऐसा चश्मा पहन चुकी है क्या? पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं भाई, क्या सत्ताधारी दल चाहे जिसकी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे इनकी हो, ये जब ये सत्ता में नहीं थे बीजेपी के लोग तो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के इशारे पे चल रही, तोता हो गया, मनमोहन सिंह इसको कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो इस तरीके के आरोप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को क्या डैमेज नहीं करते क्या? वो कोई भी लगाए क्या? देखिए, ये आपका एक पहलू है, इसका मेरे पास जवाब नहीं। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा क्राइम हुआ है, सबसे पहला क्राइम हुआ था महाराजा किशनगढ़ का मर्डर। सबसे पहले 1971 में सीबीआई ने वो इन्वेस्टिगेट किया था। चाहे वो राजीव गांधी असैसिनेशन है, बेअंत सिंह असैसिनेशन पंजाब का 1995 का, उसको मैंने तफ्तीश किया था। 3 हाईजैकिंग केस किए थे, बड़े बड़े केस सीबीआई ने क्रैक किए हैं। नॉर्थ प्लेस में प्रियदर्शी अद्भुत एजेंसी, अद्भुत, कोई भी देश में कोई उंगली नहीं उठाता था। बिल्कुल आप हम सहमत हैं कि बिल्कुल जो उसका स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त था। लेकिन अब 10-10 राज्य अगर इस पर करेंगे और तमाम इस तरह की चीज़ें आएंगी, जब देखो तब सीबीआई कहीं इसका बाल पकड़ रही, कहीं उसको घसीट रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदर सवाल उठेगा। उस एजेंसी पे कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके संचालन, उसकी प्रक्रिया पर जरूर उंगलियां उठ रही हैं। अस्थाना जी वाला इन्होंने, आलोक जी ने मुद्दा उठाया कि रातों रात ऐसा उठा के फेंका जा रहा है कि मालूम दे रहा है कि आपस में ऐसा लग रहा है कि सत्ता छीनने की जंग लड़ी जा रही है सीबीआई के अंदर। आलोक जी बहुत आदरणीय व्यक्ति, दृष्टिगोचर होते हैं, उनको पूरी कहानी पता नहीं है, वो मुझे पता है, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी राज्य सरकारों में मुसीबत आएगी, सीबीआई ही उनको संकट से निकालेगी। ठीक बात है। दुरुपयोग के बारे में जो कहा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, वो उस राजनीतिक दल के आप एक अफसर रहे हैं, आपको कहना उचित भी नहीं, मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं सीबीआई को अगले अपनी इर्द गिर्द तो देखना भी पड़ेगा ना। जो मौजूदा सीबीआई के लोग, उनको देखना पड़ेगा कि बार बार अगर पब्लिक में इसी तरह डिफेम हुई तो जिस क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि भाई ये क्रेडिबिलिटी है और वो इन राज्य सरकारों ने गलत किया, अगर किसी बवंडर में फंसेंगी तो उनको बचाएगा कौन? पब्लिक के टेम्परेचर से, पब्लिक के ताप से, पब्लिक के क्रोध से कौन बचाएगा? सीबीआई बचाती है कि वो सही जांच करती है। तो आप एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर इसी तरह क्रेडिबिलिटी गिरी सीबीआई जैसी एजेंसियों की तो फिर स्थितियाँ गंभीर होंगी। मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊँगा, अरुणेश यादव जी। शर्मा जी ठीक कह रहे हैं कि भाई
आप सहमति वापस ले रहे हैं, अनुमति वापस ले, इसमें राजनीति नहीं है क्या? इसे राजनीति नहीं कहा जाएगा क्या? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप विपक्ष पे तो आक्षेप लगा रहे हैं। अच्छी बात है कि साहब हमने या 10 राज्यों ने सीबीआई को बिना अनुमति के प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया कि साहब बिना परमिशन के आप नहीं आएंगे। लेकिन आप इससे पहले एक पैटर्न समझिए, जिसपे आप भी कह रहे थे कि यही सीबीआई है कि जब वो नेता कांग्रेस पार्टी में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर रेड क्यों नहीं डाल रहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो नेता जो कांग्रेस पार्टी में थे पहले, हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे जितिन प्रसाद जी हो, इस तरीके की तमाम ऐसी लिस्ट है जो नेता कांग्रेस में थे और विपक्षी दलों में थे, इनके ऊपर सीबीआई के सम्मन जा रहे थे, सीबीआई की रेड पड़ रही थी। और अमित शाह जी तो हेमंत विश्व शर्मा जी को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया करते थे। लेकिन जब ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में पहुंच गए, या बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए या सांसद बन गए या विधायक बन गए, तब सीबीआई ने इनके ऊपर कार्रवाई करनी बंद क्यों कर दी? तो जाहिर सी बात है, सीबीआई जैसी संस्थाओं का एक राजनीतिक दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, जो सीबीआई इस समय जो इनका इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम उसका रेशियो निकालें कि जितने लोगों के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया या सीबीआई के छापे पड़े हैं, तो मुश्किल से मुझे लगता है 4 से 5% में इनको जो है एक पॉजिटिव जो पहलू है वो निकल के आया होगा। बाकी 95% जो केसेस हैं, कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं आप? कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे लॉयर साहब हैं, बाग साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, ये उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, दांव पेच हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हूं। मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे आपको इतना बता पाऊंगा कि साहब ये राज्य सरकार की जो है मजबूरी है कि आए दिन कोई नेता, भाई मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री है, कोई जो है आपका किसी विभाग का मंत्री है, अब वो सीबीआई के चक्कर ही लगाता रहेगा तो प्रदेश की जनता के लिए काम क्या करेगा? कोई विधायक है वो सीबीआई के यहाँ बैठा रहेगा तो अपने क्षेत्र में काम कैसे करेगा? फिर 5 साल बाद उसको ब्यौरा भी देना होता है कि साहब आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो ये राज्य सरकारों की मजबूरी बन चुकी है कि जिस तरीके से अरुणेश यादव, ऐसा आपको नहीं लगता कि एक कोई गलत लोगों के खिलाफ राज्य सरकारें कवच बना रही हैं क्या? जरूरी थोड़ी कि आपका विधायक चाहे विपक्षी दल हो चाहे कोई भी हो, क्या वो ईमानदार ही हो? क्या उस जांच नहीं उसकी होनी चाहिए क्या? मैं इसको जरा उलट के पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का एक तरीका होता है, एक तरीके के तहत जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तरीका तो सीबीआई तय करेगी, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग नहीं तय करेंगे। तरीका तो सीबीआई तय करेगी कैसे करना जांच। एक हमारे शर्मा जी जैसे अफसर तय करेंगे। क्या होती है, एक न्यायिक प्रक्रिया की तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, कार्रवाई जो एक तरफा हो रही है, कार्रवाई में जो है पार्शियलिटी जो आ रही है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है। ठीक बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बाग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बाग साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। कानून सम्मत होनी चाहिए, विधि सम्मत होनी चाहिए। विधि के आप बहुत अच्छे जानकार हैं। विधि सम्मत, कानून सम्मत क्या नहीं हो रही है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, अरुणेश यादव ने कन्विक्शन रेट की बात करी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को हमने आमंत्रित किया था, मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारणों से वो अब है नहीं हमारे साथ में। लेकिन ये सवाल मैं एक कानून वेत्ता से के होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो कानून सम्मत क्या है, और दूसरा क्या कन्विक्शन रेट बहुत कम है सीबीआई का जिसको लेकर उंगली उठती है, और ये राज्य एक के बाद 10 राज्यों ने, बहुत बड़ी संख्या है ये। जी धन्यवाद आलोक जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एजेंसी है ये 1946 में तो बनी, और वहाँ पे उनका एम एन ऑब्जेक्टिव जो था, यूपीसी द एम एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, तो कहीं ना कहीं 1947 पहले की भारत आज़ादी होने की पहले है। उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े रोल आउट एक्ट हुआ और बहुत तमाम ट्रायल हुई है।
1777 में एक राजा कुमार का ट्रायल भी हुआ, और उससे आगे चल के जैसे जैसे कांग्रेस की सरकार, उसके बाद बीच में एक यूनियन सरकार बनी, मगर इसी एक्ट को कभी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं की गई। फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसमें जो लॉयर रहे डॉक्टर LS चौधरी, मेरे मित्र हैं, उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था, और वो बाकायदा ये तमाम चीज के ऊपर, रेशियो के ऊपर जो डॉक्टर उमेश यादव जी ने इंटरेक्ट किया कि रेशियो को देखिए कि जैसे कि अब सरकार चेंज होते ही इसके ऊपर कितना दबाव रहेगा सीबीआई को लेकर, उनका इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। दूसरी तरफ अभी जो 10 स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से आपका तमिलनाडु अभी ऐड हुआ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम और राजस्थान। आप ये सारे के सारे जो स्टेट हैं, सारे के सारे नॉन बीजेपी स्टेट हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर बाद में फिर स्टे लगा दिया है, अभी पर दोबारा कोई रिट पिटीशन पे अगर उसको चैलेंज करे अगर होगा, इस पहलू पे हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे, तो बहुत सारे लीगल लुमिनरी जो एक्सपीरियंस स्किल लोग हैं वहां पर थे। सबका यही मानना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इसके ऊपर, क्योंकि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, कौन डिसाइड करता है? सीबीआई का जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका ही हाथ होता है। दूसरी बात, आप चारा घोटाले का ले लीजिए, बाकी लोगों को जिस तरह से इसको डील की गई है, लालू यादव जी को उसका जजमेंट पूरा हमने पढ़ा, आप पूरा उस किस तरह से सीबीआई वहां पे यूज की गई है, एक लीडर के पीछे जबरदस्ती लगाई दी गई है, उसका पूरा जो जिसके ऊपर तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसका जजमेंट भी है। इस तरह से सीबीआई जो प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 21 का, ये जो कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई का कहीं पे कुछ उनको कहीं ना कहीं फ्री हैंड दी जाती है, मगर वो लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर नहीं है। और आज जो हम लोगों के सामने तमिलनाडु का है, मैं भी नाम लेना नहीं चाहता हूं, उसमें भी आप देखिएगा, उसमें और एक जबरदस्त ट्विस्ट आएगा। तमिलनाडु, एक तो स्टालिन साहब ने एक में यस किया है, दूसरे में नो किया है, और आज भी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के वो कौन से टावर घोटाले में इवेलिट की स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बावजूद वहां पे नो है, लेकिन फिर भी वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। झारखंड में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सीबीआई किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, सीबीआई की इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी, आज भी जुडिशियरी जो है सबसे मेजर फैसला लेती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट उस पर यस करे या नो करे। लेकिन एक बार जुडिशियरी अगर कह दिया, डायरेक्शन दे दिया कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होगा, तो आपको होना ही पड़ेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट से कहाँ एतराज है उनको? सुप्रीम कोर्ट से तो एतराज ही नहीं है। वो कह रहे हैं दौड़ा लेते हैं पीछे, छोड़ देते हैं हमारे पीछे सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो सभी मानेंगे। वो कह रहे हैं, विपक्ष अरुणेश यादव मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे छोड़ देते हैं पीछे, और वो पीछा करते रहते पूरे चुनाव, भागते रहते डीके सुकुमार कर्नाटक में। वो तो जनता ने जिता दिया, वरना निपट गए थे वो। नहीं, ये तो आप कहेंगे तो हर मामले में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे मामले हैं, एडीआर का रिपोर्ट है, उसके तहत बहुत सारे केसेस की जा सकती है। अब 33 है, आपको उसका क्लॉज देखिए। अभी बात साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न और करके फिर मैं आलोक जी की तरफ जाऊंगा। ये बताइए, जो ये वापस ले रहे हैं, इसका कोई संवैधानिक, कोई कानूनी स्टेटस है क्या? इससे क्या सीबीआई उन राज्यों में रुक जाएगी क्या जाने से? क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं मिल रही है। मैं जी, ये जो स्टेट का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, वहां पर उस हिसाब से स्टेट का पावर हो सकती है। और पूरा आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल, भाई हमारे सामने एक दृष्टांत है ममता बनर्जी का, जब सीबीआई के अफसरों को उन्होंने हवालात में बंद करा दिया था, अब डीजीपी को दिल्ली तक तलब किया गया और डीजीपी ने इस्तीफा दे दिया, आज वो ममता के सलाहकार हैं। तो इस तरह के भी दृष्टांत है। तो इसका मतलब जो हमारा जो मुख्य विषय है कि तनातनी जो बढ़ रही है एक ऐसी पवित्र और पाक साफ एजेंसी को लेकर, जिसकी हम कस्में खाया करते थे कि बड़ी अच्छी एजेंसी है। सवाल ये है, और बताइए पिछले 9 साल में कितने बीजेपी वालों के ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा पड़े हैं, बताइए मुझे। अरे यही तो विपक्ष पूछ रहा है, हम थोड़ी बताएंगे, वो भाजपा वाले चले गए हैं।
तो इसका मतलब यही है लॉग आउट करके चले गए हैं वो। सीबीआई अपने आप किसी के ऊपर केस नहीं करती है। जी, मैं आलोक जी के पास आऊंगा, चूंकि मेरे पास अब कुछ 3-4 मिनट बचे हैं मंथन में। आलोक जी, चूंकि ये जो प्रश्न उठाया बाग साहब ने, ये शर्मा जी से मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, एक बहुत ही सीनियर अफसर रहे सीबीआई में डीजी स्तर के, तो जाहिर सी बात है कि वो एक उनकी बाउंड्री है। बहुत बड़े बड़े मामलों की उन्होंने जांच भी की है, एक से एक बड़े मामले जांच किए, बड़ा ट्रस्टेड और टेस्टेड अफसर रहे हैं सीबीआई के, पुलिस के। अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं बाग साहब कि भाई 9 सालों में बताओ कि बीजेपी वाला कौन अंदर गया है, ये बड़ा सवाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है आलोक जी पीछे ने। राजनीति तो खैर हर चीज में होती है, लेकिन मुझे एक आपके एक बयान पे आपत्ति है जी। कि आपने सीबीआई को पवित्र संस्था बोल दिया। कोई पवित्र नहीं होती, वो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। तो ये जो धर्म और ये पवित्रता और ये नहीं, धार्मिक नहीं कह रहा हूं मैं राष्ट्र धर्म से और राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ रहा हूं इसको। मैं पवित्र तो अगर कोई अच्छा काम करे तो आलोक जी कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते हैं? सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की किसी भी एजेंसी को, सरकार की किसी भी पदाधिकारी को, चाहे वो सर्वोच्च पद पे क्यों नहीं बैठा हो, मैं उसको पवित्रता के दायरे और गैर पवित्रता के दायरे में नहीं रखता। ठीक बात। उसका काम है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कितनी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से ही देखना चाहिए हमको सीबीआई का, ये नहीं देखना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ये भी एक मान लेता हूँ, मान लेते हैं कि भाई सीबीआई निष्पक्ष है, मान लिया जाता है कि इस तरीके की सारी एजेंसियां निष्पक्ष है, मान लिया जाता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, सब कुछ मान लेते हैं हम निष्पक्ष है। लेकिन उनके कार्यकलापों का जब हम विश्लेषण करेंगे तब तो हमको पता चलेगा ना कि वही मुकुल राय से जब पूछताछ होती है, जब वो इधर आ जाते हैं तो पूछताछ बंद हो जाती है। आखिर सीबीआई को हो क्या जाता है? बात केवल मैं कह रहा हूँ, केवल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट क्यों नहीं रह जाते हैं? क्या दिक्कत है? सवाल तो ये है, अगर ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो जांच कैसे करेंगे? ये भी तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को आप छुपा नहीं सकते राजनीति के आधार पर। आप यदि ये देश का एक बड़ा चर्चित मामला था नोएडा में, आरुषि तलवार वाला मामला जी, सीबीआई के पास ही था, और आपको भी, मेरे को याद है कि आप लोगों ने भी उस समय इतने दर्जनों प्रोग्राम कर डाले थे, दर्जनों आप लोगों ने कागज लिख डाले थे। क्या हुआ? वो तो सीबीआई के बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर थे जो यूपी से ही गए थे, आपके कानपुर में ही पहले एसपी बने थे वो। जी 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 जी, अरुण कुमार। हाँ जी, सबसे पहली बार एसपी का काम कानपुर में ही मिले था। तब आपके जो बाद में डीजीपी बने थे विक्रम सिंह साहब, उस समय वो एसएसपी हुआ करते थे। जी, तो चूंकि आप कानपुर के थे इसलिए मैं कानपुर का जिक्र कर रहा हूँ। तो क्या हुआ भाई आरुषि तलवार का, क्यों नहीं झूठ कर पाई? तो सवाल है कि बात केवल कॉम्पिटेंसी की है, कॉम्पिटेंट क्यों नहीं? और मेरा वो टेक्निकल वाले मामले में भी है। देखिए, जब पुलिस उसकी जांच कॉम्पिटेंसी का बात आए, वहां पे अकाउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन राइज करेंगे, फेयर प्ले का भी जिक्र होगा। एक साथ कॉम्पिटेंसी के साथ। बाग साहब आलोक जी को कंप्लीट करने दिया, मेरे पास 1 मिनट बचा, मैं 20-20 सेकंड दूंगा। आलोक जी कंप्लीट करिए। जी सर। तो मेरे को यही लगता है कि हम लोगों को एक कॉम्पिटेंसी वाला सवाल ज्यादा सबसे प्रमुख है, और वो जिस तरीके से वहां पर नियुक्तियां की जाती हैं उसमें एक और पारदर्शिता की जरूरी है, और उसमें एक वो फिक्स कार्यकाल भी होना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक एजेंडे वाला सवाल आप डक क्यों कर रहे हैं? उसको तो खोल दीजिए, बताइए ना। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है क्या विपक्ष का? ये देखिए, राजनीति से नहीं बच सकती, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि जब अगर राजनीति से बच सकती है तो वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हो जाती है। और कोई भी अधिकारी कभी भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट फोर्स को नहीं चाहता है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे पुलिस हो। विपक्ष नहीं राजनीति कर रहा आलोक जी क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष भी तो राजनीति कर रहा है। प्रकाश सिंह वाले मामले में भी किसी भी सरकार ने पुलिस को कभी भी एक नियमित कार्यकाल नहीं दिया, सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। ये भी चीज बड़े महत्वपूर्ण है। तो जब वही नहीं लागू किया गया तो आप केवल सीबीआई से आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? राजनीतिक वो हथियार है और वो टूल उसी की तरीके से इस्तेमाल होता है, तो वो होता रहेगा। आज जिसकी सरकार आई वो इस्तेमाल करेगा, मतलब कुल मिला के नटसेल में ही कहना आपका। बिल्कुल। मैं शर्मा जी के पास आऊंगा, बस 10 सेकंड में शर्मा जी आपका कमेंट। आलोक जी कॉम्पिटेंसी की बात कह रहे हैं, भाई कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए ना, आप लोग बड़े कॉम्पिटेंट अफसर थे। नहीं, मैं अपने आप बारे में कुछ नहीं कहता। मैं अरुण जी की बात से 100% सहमत हूँ कि सीबीआई जैसी नेशनल एजेंसी में
हर अफसर में बहुत अधिक मात्रा में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। और मैं उनकी दूसरी बात से भी सहमत हूं कि कॉम्पिटेंस तभी हो सकती है जब पॉलिटिक्स से अफसर बच रहा हो, क्योंकि पूरी तरह नहीं बच सकता तो उसको अपनी मर्यादा को ढूंढना पड़ेगा कि कहां तक मुझे जाना है और कहां मुझे नो कहना है। मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। चलिए, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं, मैं 5 सेकंड में एक कमेंट लूँगा बख्श साहब का। बख्श साहब, कानून की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या कहती है, क्योंकि हम लोग सब कुछ आके कानून के पास आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास आ जाता है। बख्श साहब जी 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 तो बहुत कानून संक्षिप्त वही है। टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी जी। इवेलिट की, सीबीआई की, आप बहुत सारे तमाम आप अभी फिलहाल अंडर स्टडी हैं और इसके ऊपर मिक्स ओपिनियन है। अभी जितने भी जूरिस्ट हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, और सबका एक मिक्स ओपिनियन है कि कहीं ना आगे चलकर सीबीआई को बंद करना पड़ेगा, या जैसे इम्पार्शियल जुडिशियरी है ऐसे कि इम्पार्शियल सेंट्रल एजेंसी को इवॉल्व किया जाए। ठीक बात है, धन्यवाद। ठीक बात है, ठीक बात। मैं एक छोटा सा कमेंट अरुणेश यादव का लूँगा। अरुणेश यादव, जब आप लोगों की सरकार रहती है तो आप पे यही आरोप लगता है, अब उनकी सरकार है बीजेपी की तो आप लोग यही आरोप लगाते हैं। मतलब एक एजेंसी को ये राजनीतिक दल या नेता, ये मतलब उसको एजेंसी नहीं रहने देते, उसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, उस समय का जो आप दर देखिए कि सीबीआई ने कितने छापे मारे और उसमें कितने क्या परसेंटेज रही, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ही, हमारी पार्टी ने ही जांच करवाई है। तमाम एग्जाम्पल है, समय अभाव है, इस वजह से मैं ये ना बताते हुए कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया इस तरीके से। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता लॉग आउट कर गए, तो मैं कहना चाहता हूं अगर यहीं आप सांप्रदायिक डिबेट करते तो बीजेपी के प्रवक्ता शायद किसी और साथी को बोलने नहीं देते, क्योंकि आज वो घिरे हुए थे, तमाम विशेषज्ञ लोग थे। इसी वजह से मुझे लग रहा है शायद हमारे बीजेपी के साथी जो है वो बहुत शुक्रिया अरुणेश यादव, बहुत शुक्रिया। एमएल शर्मा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। बख्श साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे जो लॉग आउट कर गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। जो एजेंसी जिस काम के लिए बनी है उससे वो काम लेना चाहिए, और उनके अधिकारियों को भी कॉम्पिटेंसी के साथ में, विश्वसनीयता के साथ में, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, एक बाउंड्री तय करनी होगी, एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी कि भाई यहाँ तक हम नेता की बात मानेंगे, इसके बाद जैसे ही वो चीज़ हावी होगी हमारे प्रोफेशन पे, हमारी जांच पे, हमारी छवि पर, तो हम नो कह देंगे। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ये नो कहने की हैसियत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।